हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। 10 एमसीक्यूज आर डे सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आज ट्यूसडे है, तो आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज आपके साथ लेकर के आए हैं। इससे पहले कि हम जो है अपने एमसीक्यूज की शुरुआत करें, एक बार देख लेते हैं कि जो सिविल स्टेप हिमाचल का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर वीकली बेसिस पर जो वीकली शेड्यूल है इसका वो क्या है। आपको डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज जो है वो चलती है हमारी 10:15 AM पर, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मेंस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हम आपके साथ लेकर के आते हैं 2:15 PM पर। डेली करंट अफेयर्स सीरीज है वो 6:15 PM पर चलती है। योगेश सर उसको लेते हैं। जो है ITSI एग्जाम की हमारी सीरीज चल रही है रात को 8 बजे, जो कि संदीप सर, भूपेंद्र सर, योगेश सर, कीर्ति मैडम और सनी सर ले रहे हैं। तो इन जो हमारे ये इनिशिएटिव्स हैं सिविल स्टेप हिमाचल पर, जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके ऊपर ये जो इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, प्लीज इनको देखिए, इनका फायदा उठाइए। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने जो 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज हैं जो हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। What were the reasons which led to bank nationalization in 1969? क्या स्टेटमेंट्स है? Expansion of bank branches was mostly in urban areas. Agriculture and small scale industries were not getting proper access to banking facilities. Third statement है, bank credit was not utilized for financing projects according to the plan priorities. फोर्थ स्टेटमेंट है, इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू अ फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज हैड एनकरेज ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। ऑप्शंस क्या है आपके सामने? ए 1 and 2 ओनली, बी 1, 2 and 3 ओनली, सी 2 and 4 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, 14 ऐसे मेजर प्राइवेट बैंक्स थे जिनको कि नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइजेशन के जो पीछे मेजर रीजंस थे वो यही थे कि जो सरकार की प्रायोरिटीज थी उसके हिसाब से जो है वो बैंक्स जो है क्रेडिट फैसिलिटीज या बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। ना तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक से लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे, ना ही MSME सेक्टर को। सरकार जो अपने 5 ईयर प्लान्स में प्रोजेक्ट्स लेकर आती थी उसके लिए फाइनेंस नहीं मिल पा रहा था। जो वो फाइनेंस या बैंकिंग फैसिलिटीज दे रहे थे, क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे थे, वो किसको दे रहे थे? फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेस है ना, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, टाटा, बिरला या और जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, सिर्फ उन्हीं को लोन मिल पा रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मार्केट में, इकोनॉमी में मोनोपोली क्रिएट हो रही थी, है ना। कुछ प्लेयर्स की ही दबदबा जो है वो चल रहा था। बैंक ब्रांचेस कहाँ पे थी? मेनली अर्बन एरियाज में होती थी, रूरल एरियाज में बैंक ब्रांचेस ही नहीं थी। तो सरकार चाहती थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, यानी कि सभी सेक्टर्स को, चाहे वो MSME सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सभी को जो है आसानी से क्रेडिट फैसिलिटीज मिल सके। रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में भी बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचे। तो सरकार का जो एम था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए और जो हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज हैं दे शुड बी अलाइंड विद द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, ये चारों ही रीजन थे फॉर बैंक नेशनलाइजेशन। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ कंट्री हैज पेग्ड फिक्स्ड बट एडजस्टेबल, जिसे आप मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, इफ अ कंट्री हैज पेग्ड एक्सचेंज रेट देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Inflation in the country may make its exports less competitive. Second, if the country devaluates its currency in proportion to the inflation, then its exports may remain competitive. ये statements है। Options क्या है? 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या D neither 1 nor 2। अब एक्सचेंज रेट क्या है? पैक्ड है, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, जो कि सरकार जो है, पैक्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड है। मैनेज या डर्टी फ्लोट ये नहीं होता, वो अलग होता है, जहां पर कि फिक्स नहीं होता है। जनरली क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन सरकार उसको चेंज कर देती है। पैक्ड का मतलब क्या होता है कि सरकार या फिर जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में अगर आप RBI की बात करें, या फिर गवर्नमेंट जो है डिटरमाइन करती है आपके एक्सचेंज रेट को।
डिमांड एंड सप्लाई से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार या फिर आपका सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई है, वो डिटरमाइन करता है कि हमें एक्सचेंज रेट कितने पे फिक्स करना है। $1 की कीमत 70 रुपीज रखनी है, 80 रुपीज रखनी है, 60 रुपीज रखनी है, क्या रखनी है, ये आरबीआई या फिर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, अगर पैक्ड एक्सचेंज रेट या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो तो पहला स्टेटमेंट है, इन्फ्लेशन इन द कंट्री में मेक इट्स एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव। अगर महंगाई होती है तो जो आपके सामान है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, वो कम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, यानी कि आपके एक्सपोर्ट्स घट सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ द कंट्री डिवैल्यूएट्स इट्स करेंसी इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशन देन इट्स एक्सपोर्ट्स में रिमेन कॉम्पिटिटिव। कहने का मतलब कि जितने आपका महंगा हुआ सामान, उतने ही प्रोपोर्शन में अगर आप अपनी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यू कर दें, मान लीजिए कि $1 की कीमत 70 रुपीज थी, डिवैल्यूशन का मतलब क्या है, अगर उसकी वैल्यू को घटा दिया जाए, यानी कि 70 रुपए की जगह अगर उस $1 की वैल्यू 75 रुपीज कर दी, यानी कि आपने अपनी करेंसी की वैल्यू घटा दी, तो उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। और अगर आप अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 और 2। अभी कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूं। पैक्ड एक्सचेंज रेट का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब सपोज करिए कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है, $1 की वैल्यू 60 रुपीज है, सरकार ने फिक्स कर दी कि $1 की वैल्यू 60 रुपीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंडिया से कोई यूएस बर्गर का जो प्राइस है वो कितना है, 30 रुपीज है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंडिया से बर्गर इंपोर्ट करता है ना, $1 की कीमत कितनी है, 60 रुपीज, और बर्गर का प्राइस कितना है, 30 रुपीज, यानी कि $1 में कोई पर्सन जो है यूएसए में बैठा हुआ पर्सन इंडिया से 2 बर्गर्स खरीद सकता है ना। तो इंडिया जो है बर्गर्स एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, है ना, क्योंकि ये ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है और यूएसए वाले के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पे बर्गर की कीमत 60 रुपए है, $1 की कीमत, एक बर्गर की कीमत $1 है यूएसए में, ठीक है। तो वहां पर क्या मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक बर्गर को खरीदने के लिए $1 खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया से वही बर्गर कोई मंगाता है तो उसको $0.5 ही खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में जो बर्गर की कीमत है वो 30 रुपीज है। तो $1 में आप 2 बर्गर का मजा ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये एक्सचेंज रेट जो है महंगा हो जाता है, हमारे यहाँ जो बर्गर है वो महंगा हो जाता है, 30 रुपए की जगह 60 रुपए का हो जाता है। तो इंडिया से क्यों मंगाएगा? अब भाई जब यूएसए में भी 60 रुपए का मिल रहा है, इंडिया में भी 60 रुपए का मिल रहा है, तो क्यों मंगाएगा इंडिया से बर्गर, है ना। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो महंगाई है, इन्फ्लेशन वो है, उसकी वजह से हमारे जो गुड्स थे उनका दाम बढ़ गया, उनकी कीमत बढ़ गई, तो हमारे एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसलिए जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यही बात कही गई है इसमें कि इन्फ्लेशन की वजह से अगर बर्गर का प्राइस 60 रुपए हो जाए तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। लेकिन सपोज करिए जब बर्गर का प्राइस 60 रुपए हो जाए और आरबीआई ये डिसाइड करे कि अब $1 की कीमत हम 60 रुपए नहीं बल्कि 120 रुपए रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब $1 में फिर से आप कितने बर्गर खरीद पाएंगे, आप फिर से 2 बर्गर खरीद पाएंगे। तो अगर जिस प्रोपोर्शन में इन्फ्लेशन हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं, जैसे कि यहां देखिए बर्गर का प्राइस दुगना हुआ तो हमने अपनी करेंसी को भी दुगना डिवैल्यू कर दिया, तो जो आपके प्रोडक्ट्स थे जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहेंगे। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आपसे एग्जाम में ना पूछे जाए, इतना डिफिकल्टी लेवल ना हो, बट इससे क्या हो कि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपको चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। तो कल के दिन को किसी भी तरह का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आए तो आप कर ही देंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसको ठीक भी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम। फर्स्ट, आरबीआई रेगुलेट्स द रूपी डॉलर रेट।
Second, RBI generally intervenes in the forex market indirectly. Third, RBI regulates the foreign exchange market. Select the correct answer code. A 1 only, B 1 and 2 only, C 3 only या D 2 and 3 only. अब इंडिया में जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है ना. इंडिया में कैसा है? इंडिया में मैनेज्ड फ्लोट है या फिर डर्टी फ्लोट जिसे आप कहते हैं, कि जहां पर जनरली जो रुपी डॉलर का रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई ही डिटरमाइन करती है. सिर्फ ओनली इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आरबीआई जो है वहां पर इंटरवीन करती है. और इंटरवीन भी कैसे करती है? इनडायरेक्टली इंटरवीन करती है, डायरेक्टली तो इंटरवीन नहीं करती है. तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है. तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2 and 3 करेक्ट है और फर्स्ट गलत है तो डी, यानी कि आंसर शुड बी डी. द रेट ऑफ रूपी डॉलर इज डिटरमाइंड इन द फॉरेन मार्केट based on the market forces of demand and supply. When rupee becomes highly volatile, है ना, जब unusual circumstance से तो रूपी ज्यादा डेप्रिशिएट करता जा रहा हो, then RBI intervenes to contain this volatility. But जब वो इंटरवीन भी करता है तो इनडायरेक्टली करता है. ठीक है, कैसे करता है? वो बैंक्स को, जो सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनसे कहेगा कि आप फॉरेन एक्सचेंज निकाल दीजिए थोड़ा सा, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लीजिए, बाहर के बॉन्ड्स परचेज कर लीजिए, सो दैट जो रुपये की सप्लाई है वो इंक्रीज हो, या डॉलर्स की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए मार्केट में. तो इनडायरेक्टली करता है, खुद नहीं करता कुछ. पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहेगा कि आप ऐसा कर लीजिए कि सो दैट जो डॉलर्स की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए मार्केट में. आरबीआई रेगुलेट्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स का एक्सप्लेनेशन था. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. इंक्रीज इन इंडियाज ट्रेड डेफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. इंडिया का अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़े, यानी कि अगर इंडिया की इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाए एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो क्या हो सकता है? इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, सी एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, या डी इंक्रीज इन जीडीपी. जब इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा यानी कि आपके इंपोर्ट्स जो है वो ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स होंगे, यानी कि आप डॉलर्स ज्यादा खर्च कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू डॉलर्स जो आप कमा रहे हैं, तो आपकी मनी सप्लाई तो इकोनॉमी में नहीं बढ़ेगी. मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, है ना? आपका तो खर्चा ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू जो आपकी इनकम हो रही है एक्सपोर्ट्स के थ्रू. डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी का मतलब क्या है कि रूपी की वैल्यू विजावी डॉलर घटेगी. कब घटती है? जब डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज होगी. तो क्या होगा? रूपी क्या होगा? आपका डेप्रिशिएट हो जाएगा, है ना. रूपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? डॉलर्स की डिमांड कर रहे हैं, कोई रुपए की डिमांड नहीं कर रहा है. तो जब डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज हो और उसकी सप्लाई कम हो तो क्या होगा? आपका रूपी क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन होगा. तो जब इंपोर्ट्स हो रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा हैं, तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमी में डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी और आपकी सप्लाई डॉलर्स की कम है क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स कम है. तो डिमांड ज्यादा है डॉलर्स की और उसकी सप्लाई कम है, तो क्या होगा? आपका रूपी डेप्रिशिएट करेगा. तो बी जो है करेक्ट है, सी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया. डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन सेम टाइम पर नहीं हो सकता. क्या आपका जीडीपी इंक्रीज होगा? नहीं, आपका जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि जीडीपी के अगर फॉर्मूले में देखें तो जो आपका नेट एक्सपोर्ट्स आता है, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, है ना, एक्सपोर्ट्स है, तो ये क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट्स आपके नेगेटिव में होंगे. आप यही तो करते हैं ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है प्लस आपके जो नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं. तो जीडीपी इंक्रीज तब होगी जब आपके नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा हो, है ना. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट. यहां तो इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ये जो आएगा आपका जो फैक्टर होगा नेट एक्सपोर्ट, ये तो नेगेटिव में होगा. तो ये जीडीपी को इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करेगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी.
When trade deficit increases, that means imports are increasing in the country as compared to exports. Increase in imports causes an increase in demand for dollars, which results in decline of the value of Indian currency. Therefore, increase in trade deficit results in money going out of the Indian economy. तो आप देख सकते हैं कि जब ट्रेड डेफिसिट हमारा इंक्रीज होता है तो हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट होता है। इसीलिए कहते हैं कि सरकार को अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आपका रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। और इंडिया में रुपी डेप्रिशिएट करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, तो हमारे ऊपर उसका एक डेट्रीमेंटल इंपैक्ट पड़ता है जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं तो हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है फॉर आवर इंपोर्ट्स। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ रूपी इज डेप्रिशिएटिंग दैट इट लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स इन डॉलर्स। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड, इफ रूपी इज डेप्रिशिएटिंग देन इट लीड्स टू अर्निंग मोर डॉलर्स पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन क्या है, वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, या डी नाइदर वन नॉर टू। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है नाइदर वन नॉर टू। जब आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं तो चाहे करेंसी डेप्रिशिएट करती है या एप्रिशिएट करती है, डॉलर टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ता है, रुपी टर्म्स में, क्योंकि चेंज क्या होगा कि $1 की कीमत 70 रुपए, डेप्रिशिएट करेगी तो $1 की कीमत 75 रुपीज हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई चीज आप परचेज कर रहे हैं, कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मशीनरी है, कोई कार है जो कि आप $100 में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका रुपी डेप्रिशिएट हो गया, अब 70 रुपीज की जगह आपको 75 रुपीज का $1 मिल रहा है, तो डॉलर टर्म्स में तो आपको महंगा नहीं पड़ा, डॉलर टर्म्स में तो आपको वो आज भी $100 का ही मिल रहा है, लेकिन क्योंकि आपके पास रुपीज हैं, आप रुपीज को कन्वर्ट करते हो डॉलर में तो आपको महंगा पड़ रहा है, लेकिन डॉलर टर्म्स में उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। डॉलर टर्म्स में तो वो आज भी $100 का ही सामान है। तो अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी इंपोर्ट की इन डॉलर्स। अगर डॉलर्स की जगह कुछ पूछे आपकी रुपीज में क्या बढ़ जाएगी कॉस्ट, तो हाँ रुपीज में बढ़ जाएगी, क्योंकि रुपीज में कोई चीज, मान लीजिए पहले कोई चीज $100 की थी, $100 की कोई आप कार इंपोर्ट कर रहे थे, है ना, तो $100 के बदले में आपको 7,000 रुपए देने पड़ रहे थे। अब भी उस कार की कीमत $100 ही है, डॉलर टर्म्स में $100 ही है, तो आपकी डॉलर टर्म्स में तो आपका कोई भी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई, भले से आपकी $1 की कीमत 75 रुपए क्यों ना हो जाए, लेकिन रुपी टर्म्स में अगर आप देखें तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 7500, यानी कि 7,500 रुपए होगी। तो आपकी कॉस्ट बढ़ी है लेकिन रुपी टर्म्स में, नॉट इन डॉलर्स में। इसी तरह अगर रुपी डेप्रिशिएट कर जाता है देन इट लीड्स टू अर्निंग मोर डॉलर्स पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट्स। नहीं, ये भी नहीं होगा। मान लीजिए उल्टा ही समझ लीजिए कि आप कार जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे, और कार आप एक्सपोर्ट कर रहे थे $100 की, तो आपको उसके बदले में 7,000 रुपए मिल रहे थे। अब मान लीजिए वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कीमत अभी भी $100 ही, आपको $100 ही मिल रहे हैं, तो डॉलर टर्म्स में तो आपकी इनकम में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। रुपी टर्म्स में कहें तो आप आज आपको उस कार के बदले में कितने मिल रहे हैं, 7,500 रुपए। तो डॉलर टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहां पड़ेगा, रुपी की टर्म्स में, क्योंकि जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है वो रुपी हो रही है, तो वहां पर फर्क पड़ेगा। तो रुपी टर्म्स में फर्क पड़ेगा, डॉलर टर्म्स में नहीं पड़ेगा। इसलिए स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से जो है पढ़ने की जरूरत है। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, मैं आपको बता ही चुका हूं। ये 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मेंटेन्ड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। SLR is maintained as per the RBI Act 1934. Second, can be maintained as cash balance with the RBI. Third, cash management bills, treasury bills, dated securities and state development loans all are considered as SLR securities. Options देखते हैं, 1 only, B 2 and 3 only, C
2 ओनली या डी 3 ओनली। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो का मतलब है कि जो भी आपके पास डिपॉजिट्स है उसका कुछ पोर्शन आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज कैश या फिर गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पर। यानी कि जो लिक्विड एसेट्स हैं जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनकी फॉर्म में आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे अभी करंट एसएलआर कितना है? 18%। यानी कि अगर आपके पास किसी बैंक के पास 100 रुपीज एज डिपॉजिट्स आए हैं तो उनको 18 रुपीज कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में आपको एसएलआर के तौर पर बैंक के पास रखने पड़ेंगे। ये जो बैंक्स रखते हैं एसएलआर, इट इज नॉट मैंडेटेड बाय आरबीआई एक्ट बट इट इज मैंडेटेड बाय आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949। इट कैन बी मेंटेन्ड एज कैश बैलेंस विद दी आरबीआई। बिल्कुल, चाहे आप पूरा कैश की फॉर्म में रखें, पूरा गोल्ड की फॉर्म में रखें या पूरे के पूरा आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखें, उससे कोई मतलब नहीं। आपका कुछ भी कॉम्बिनेशन होता है इन तीनों चीज के, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन आप आरबीआई के पास रख सकते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और ये सब एसएलआर सिक्योरिटीज के तौर पर रखे जा सकते हैं आरबीआई के पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, 2 और 3 आपका सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी। SLR is maintained as per Banking Regulation Act 1949 while cash reserve ratio जो होता है is maintained as per RBI Act 1934. Banks maintain SLR with themselves in the form of cash, gold or government securities. But if they want, they can also keep the cash with the RBI. In another way, we can say that whatever cash the banks have with the RBI in excess of CRR can be treated as SLR. यानी कि कैश रिजर्व रेशो को हटा के जितना भी एक्सेस अगर कैश बैंक्स आरबीआई के पास रखें तो वो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो में काउंट हो जाएगा। जो भी एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये सब एसएलआर में काउंट होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स इशू करते हैं उनको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा लेना होता है तो वो कुछ बॉन्ड्स इशू करते हैं, है ना, और उसके बदले में पैसा लेते हैं लोगों से और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि लोगों को इंटरेस्ट सहित उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। तो जैसे एक नॉर्मल बॉन्ड होता है, ऐसी गवर्नमेंट को जो बॉन्ड इशू करती है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। वो डिफरेंट टेन्योर्स के होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो मैच्योरिटी पीरियड है उनका, जितने टाइम बाद पब्लिक को उनका पैसा वापस मिलता है वो टेन्योर उनका अलग अलग होता है। कुछ को कहते हैं आप ट्रेजरी बिल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स का मतलब क्या है? जो कि जिनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, यानी कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड यानी कि जो 1 साल से पहले मैच्योर हो जाएंगे, यानी वो बॉन्ड्स जिनका पैसा पब्लिक को 1 साल से पहले वापस कर दिया जाएगा, आप उनको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स पर को जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी आप कहते हैं। जीरो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। जीरो कूपन का मतलब हुआ इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट सरकार नहीं देती है। तो फिर फायदा क्या है ट्रेजरी बिल्स खरीदने का? सरकार इनको जब इश्यू करती है तो कुछ डिस्काउंट पे इश्यू करती है। मान लीजिए कि ट्रेजरी बिल की जो कीमत है, जो फेस वैल्यू है, वो 100 रुपीज है। जब सरकार इनको इश्यू कर रही है तो इश्यू करते वक्त इनको कुछ डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है। मान लीजिए 98 रुपीज पर इश्यू कर रही है, लेकिन जब 1 साल के अंदर वो आपको पैसा वापस करेगी तो वो आपको उसकी फेस वैल्यू पर देगी। यानी कि आपने खरीदा वो 98 रुपीज का, जब सरकार आपको पैसा वापस कर रही है तो आपको 100 रुपीज दे रही है। तो ये 2 रुपए जो है ये आपका उस ट्रेजरी बिल के ऊपर प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट हो गया। तो ट्रेजरी बिल जनरली 91 डेज के होते हैं, 180 डेज के होते हैं या फिर 364 डेज के होते हैं, यानी 1 साल से कम इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होते हैं? जब लिक्विडिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है उसमें कुछ मिसमैच हो जाए कि सरकार का एक्सपेंडिचर
कुछ ज्यादा हो गया, इनकम थोड़ी कम होगी, शॉर्ट टर्म के लिए वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, उनको कहते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 91 डेज होता है, यानी कि 3 महीने से कम का उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। इनको कहा जाता है कैश मैनेजमेंट बिल्स, कि जो कैश फ्लो है सरकार का उसको मैनेज करने के लिए बॉन्ड्स इशू किए गए हैं। डेटेड सिक्योरिटीज का मतलब होता है जब मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर हो। जो डेटेड सिक्योरिटीज होती है उनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर 40 साल तक हो सकता है। ये भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है उसको आप कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको भी आप एसएलआर के तौर पर रख सकते हैं। तो ये था आपका एसएलआर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? Which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? The money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. C. The bank money in the form of checks, drafts, bills of exchange, etc. या D. The metallic money in circulation in a country. Relatively easy question है। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है सरकार जिस मनी को डिक्लेयर कर दे कि ये करेंसी कॉइन्स को आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं जब आप पेमेंट कर रहे हैं या आपको कोई सेटलमेंट करना है, तो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल ये इस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता है। जैसे आपके जो 500 के, 2000 के, 10-20 के नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, इनको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार ने इसको डिक्लेयर किया है लीगल टेंडर मनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। 8 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स हैं? करेंसीज एंड कॉइन्स आर फिएट मनी। करेंसीज डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बट कॉइन्स हैव। Currencies and coins are legal tenders. Currency notes are guaranteed by the government of India. Options क्या हैं? 1 only, 1 and 3 only, 3 and 4 only, या फिर 1, 2 and 4. Currencies and coins are fiat money. Fiat money का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू मनी बने हो, यानी कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला हो कि हम इन करेंसीज को, इन नोट्स को और इन कॉइन्स को लीगल टेंडर डिक्लेयर करते हैं, तो आप इनको लेने से, एक्सेप्ट करने से, इनके थ्रू पेमेंट करने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। जैसे हमारे जो भी करेंसीज हैं, जो भी नोट्स हैं, जो भी कॉइन्स हैं रुपये के, उसको वो क्या है? वो फिएट मनी है, गवर्नमेंट ने उनको डिक्लेयर करा है और कोई भी उनको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। तो दे आर फिएट मनी एंड दे आर लीगल टेंडर्स। और जब फिएट मनी होता है तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग है, दे आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएं कि ये लीजिए 2000 रुपए का नोट, तो ये कोई लेने से मना करता है तो सरकार की गारंटी होती है कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम 2000 रुपए वर्थ की परचेजिंग पावर थ्रू गोल्ड या किसी और माध्यम से आपको देंगे। गवर्नमेंट की गारंटी है कि 2000 रुपए की उसकी वर्थ है ना। तो गवर्नमेंट की उस पर गारंटी होती है, वो फिएट मनी होता है और लीगल टेंडर होता है। करेंसीज डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि नोट्स की तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन कॉइन्स की होती है। अब 2000 रुपए के नोट को अगर आप गला दें या उसकी कॉस्ट निकालें कि उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई, तो 2000 रुपए के नोट को बनाने के लिए हो सकता है 2-4 रुपए ही कॉस्ट आई हो, है ना। तो उनकी तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, मतलब अपने आप में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूएबल नहीं है। सरकार अगर मना कर दे कि 2000 रुपए के नोट आज से बैन, तो उस 2000 रुपए की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, है ना, कागज का टुकड़ा हो जाएगा, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 1000 रुपए के नोट का हुआ। कॉइन्स की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मान लीजिए 10 रुपए का सिक्का आप गलाएं, उसको मेल्ट करें, तो उसमें जो भी मेटल है हो सकता है उसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया ही हो, तो उसकी भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है ना करेंसीज की है ना कॉइन्स की है। उनकी वैल्यू तब तक ही है जब तक सरकार की उसके ऊपर गारंटी है, जब तक सरकार की बैकिंग उसके पास है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। 1, 3 और 4 करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज डी। Currencies and coins are fiat money because they derive their value from government order and not because of its intrinsic material.
If the coin is melted, it will not fetch the same value in the market, and the paper on which currency note is made of does not have any value in the market. Hence, currency notes and coins do not have any intrinsic value. Currencies and coins are legal tender, which means it is recognized by the law of the land as valid for the payment of debt. It must be accepted for discharge of debt. यानी कि ये आरबीआई एक्ट 1934 की जो सेक्शन 26 है उसके तहत जो है ये लीगल टेंडर है, यानी कि जो हमारा लॉ है इसको रिकॉग्नाइज करता है इन करेंसी और नोट्स को। तो कोई भी जब डेट अपनी चुका रहा है, कोई लोन भर रहा है, कोई कर्जा चुका रहा है, तो कोई लेने से उसको मना नहीं कर सकता कि मुझे तो सोना ही चाहिए, मैं ये पैसे नहीं लूंगा, कोई आपको नहीं रोक सकता। As per the RBI Act 1934, all currency notes are guaranteed by the central government. 9th क्वेश्चन देखते हैं। If new currency is being issued, then who has the authority to decide its denomination? अगर सरकार बोले कि हमें 10,000 रुपए का नोट निकालना है ना, तो 10,000 रुपए का निकलेगा, 5,000 का निकलेगा, 600 रुपए का निकलेगा, 250 रुपीज का निकलेगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि नई डिनोमिनेशन क्या होनी चाहिए? आरबीआई गवर्नर डिसाइड करेगा, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी? इसका आंसर है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई has the authority to specify the denomination of the new currency note to be issued in the country. तो रिकमेंड करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई का, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर ऑन 8th of November 2016 declared the existing rupees 500 and 1000 rupee notes will not be a legal tender. दिस वॉज डन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, है ना। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ, प्रधानमंत्री ने घोषणा की 500 और 1000 रुपए के नोट अब से लीगल टेंडर नहीं है। तो उन्होंने ये किस एक्ट के तहत किया? आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, या फिर डज नॉट रिक्वायर एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग? इसका ऑप्शन है ए, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26 आरबीआई का कहता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन शैल सीज टू बी अ लीगल टेंडर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास जो अथॉरिटी आई कि हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे, वो कहां से आई? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 के तहत आई। तो ये आज हमारे 10 एमसीक्यूज थे। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हमारे सिविल स्टेप हिमाचल पर वेबसाइट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। जैसे आपको एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के फ्री वीडियोस और नोट्स मिल जाएंगे। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके के हमारी बहुत सारी सीरीज चली है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको डिस्कशन मिल जाएंगे, करंट अफेयर मैगजीन आपको मिलती है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सीरीज भी चली हुई। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव्स हैं, इसके लिए आपको किसी भी तरह के एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप इन फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा उठाइए। हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं HPAS के ऑफलाइन बैच और लाइव कोर्सेज, जो कि हमने इसी साल से शुरुआत करी है। नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है 13 मई से। इसकी फीस सिर्फ 60,000 रुपीज है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें, जो क्वालिटी हम देते हैं वो काफी कम है ऑनलाइन, ये ऑफलाइन और लाइव कोर्सेज के हिसाब से। ऑनलाइन कोर्सेज 28 मई से शुरू हो रहे हैं, इनकी फीस है सिर्फ 25,000 रुपए। एनटी और अलाइड के ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 16 मई से, इनकी फीस है सिर्फ 12,500 रुपए। इसी तरह से जेओए का आईटी कोर्स है, उसकी फीस सिर्फ 6,500 रुपीज है। एसआई का फुल कोर्स है, जिसकी फीस भी सिर्फ 6,500 रुपए है। टेस्ट सीरीज है आपकी एचपीएस की, एनटी की, अलाइड की, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की। तो ये सारे हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं, तो आप इनका प्लीज फायदा उठाइए और एनरोल करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और 10 एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।